नमस्कार। द्वितीय टैगोर राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस बार का विषय है भारतीय चित्रकला में नारी परिप्रेक्ष्य। मैं सुप्रिया अंबर इस संगोष्ठी में आपके समक्ष अपना जो शोध पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है आधी आबादी की उपस्थिति और कला। हम यह स्पष्ट देख सकते हैं कि दुनिया भर में क्रूरतम हिंसा की शिकार महिलाएं और बच्चियां ही हैं। आए दिन हमारे सामने महिलाओं और बच्चियों से संबंधित कोई अन्य घटनाक्रम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमारे सामने रख दिया जाता है। लेकिन क्या हिंसा के अलावा भी कोई और विषय है जहां पर महिलाओं को मुख्य पात्र के रूप में देखा जाता है? ऐसा नहीं। तो क्या महिलाओं ने स्वयं ही हिंसक घटनाओं में उपस्थित रहना चाहा और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में अनुपस्थित रहना चाहती थी? ऐसा भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कि दर्ज इतिहास में महिलाओं का जिक्र न्यूनतम है और जहाँ कहीं मिलता भी है तो उसके पीछे की वजह उनका रूप और सौंदर्य निकलता है। वैसे तो मैं ऐसे लिखे तमाम ग्रंथों और पुस्तकों की पठन सामग्री को अपूर्ण मानती हूँ, जिनमें महिला परिप्रेक्ष्य को बराबरी से प्रस्तुत नहीं किया गया। परंतु ज़रूरत यह जानने की है कि आखिर जो महिलाएं आरंभ से मानव सभ्यता का केंद्र रहीं, आज भी हैं, वो कहाँ गायब कर दी गई? दुनिया के अन्य हिस्सों की ही तरह इधर कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारे देश भारत में भी नारीवादी विषयों पर एक बहस की शुरुआत हुई ही है, लेकिन उसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए ऐसा शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। अगर हम इस विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि रसोई, जिसे कि महिला का ही कार्य क्षेत्र समझा जाता है, वहाँ भी उसके कार्य कौशल को मूल्यांकन के पहले पुरुष की संतुष्टि के आधार पर देखा जाता है। ऐसे में अन्य किसी भी विषय की तरह कला में स्त्री की उपस्थिति पर निरंतर चर्चाएं और विस्तृत शोध होने अत्यंत आवश्यक है। मेरा यह शोध पत्र उन बिंदुओं को सतह पर लाने का प्रयास है जिनको कला की महत्वपूर्ण चर्चाओं का मूल आधार बनाया जाना चाहिए। कला, साहित्य, सिनेमा मुख्य रूप से समाज के निर्माण को दिशा देते हैं। इसके अलावा हम अपने धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं को आधार में रखें तो यह समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय समाज का निर्माण करने में पौराणिक कथाओं और ग्रंथों ने भूमिका निभाई। इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको कुछ प्रचलित कथाओं और उन पर आधारित चित्रों की सहायता से यह बताने की कोशिश करूंगी कि उन कथाओं का हमारे समाज के निर्माण में क्या योगदान रहा। हम यह भी देखेंगे कि पुरुषों ने महिलाओं को अपने कला कर्म का केंद्रीय विषय रखते हुए उनकी छवि को किस रूप में स्थापित या बिंबित किया, जो कि यह भी बताएगा कि पुरुषों के मानस पर स्त्री की छवि क्या रही होगी। हम देखेंगे कि जब स्त्रियों ने अपनी कला का केंद्रीय पात्र महिलाओं को बनाया तब उन्होंने किस रूप में स्त्री जीवन को प्रस्तुत करना चाहा। इस तरह के अध्ययन के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आरंभ में अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों को देखें तो रामायण, महाभारत से जुड़ी कई कथाएं जिनका विस्तृत जिक्र मैंने अपने शोध पत्र में किया है, जैसे कि माधवी और उसके पिता ययाति की कथा, शकुंतला दुष्यंत की कथा, सत्यवान सावित्री, विश्वामित्र उर्वशी, रंभा, मेनका, द्रौपदी, हिडिंबा, शूर्पणखा, सीता, मंदोदरी जैसी कई अन्य कथाएं जो कि कभी भी यह नहीं दर्शाती कि स्त्री का अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व रहा होगा। गार्गी व चकनवी जैसे एक दो स्त्री पात्र अगर हमें कहीं अपवाद स्वरूप दिख भी जाए तो क्या उनके ऊपर लिखी गई कथाओं को उस तरह से प्रचारित किया गया जिस तरह से किसी अन्य पौराणिक कथा में स्त्री पात्र को प्रसारित और प्रचारित किया गया। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में एक पुरुष ने बहुत ऊपर उठने का प्रयास किया भी तो नारी तुम केवल श्रद्धा मात्र हो कहकर स्त्री को त्याग की प्रतिमा के रूप में स्थापित कर दिया।
ऐसी तमाम लोक कथाएं, दंत कथाएं और पौराणिक कथाएं हमारे समाज के मानसकार निर्माण करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमें इजाज़त दी कि महिलाओं पर हिंसा करना, उनके रूप सौंदर्य पर मोहित होना, उनका दोहन करना किसी भी तरह से अनैतिक नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तो आदि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा होता चला आया है। हमने यानी कलाकारों ने भी कला के माध्यम से इन्हीं तथ्यों को बार बार पुनर्स्थापित भी किया। जैसे कि भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में केंद्रीय पात्र के रूप में शकुंतला, दमयंती, तिलोत्तमा, अहिल्या, मेनका, रंभा, सावित्री, राधा, द्रौपदी के सौंदर्य को चित्रित करते हुए किया। मेरा मानना है कि कला ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी खोखली मान्यता को ध्वस्त कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन इसका मामूली सा जोखिम भी पुरुष कलाकारों द्वारा उठाया गया नहीं दिखता। अब हम बात करते हैं मंदिरों की, जो मानव सभ्यता के धार्मिक आस्थाओं का उद्गम है। हमारी आस्था है कि हमारे मंदिर मनुष्य की चेतना के सबसे पवित्र रूप को विकसित करते हैं। मंदिर ऐसे पावन स्थल होते हैं जहाँ की मन के सारे विकार धुल जाते हैं। तो आइए हम अपने धार्मिक स्थलों और आस्था के स्रोत यानी मंदिरों का भी मूल्यांकन कर लेते हैं। हमने भारत के सबसे प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को देखा, जिनमें भारतीय मूर्ति शिल्प के बेजोड़ कारीगरी के साक्ष्य मौजूद हैं। तो मैं आपके बीच कुछ चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि क्रमशः गुजरात के सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो के मंदिर, छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, राजस्थान का रनकपुर मंदिर, महाराष्ट्र का एलोरा मंदिर और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सभी इस सत्य को उजागर करते हैं कि ऐतिहासिक महत्व रखने वाले भारतीय धार्मिक मंदिरों में स्त्री को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसने बहुत हद तक भारतीय समाज में एक विकृत मानसिकता को सहज ही स्वीकार करने में सहूलियत दी। कला समाज को प्रभावित भी करती है, उसी तरह से जैसे कला समाज का निर्माण भी करती है। अब हम शिल्पकला के आगे अगर देखें तो लोक कला की बात करते हैं, जहाँ एक तरफ पत्थर काटने की कला से महिलाएं बहुत दूर थीं, दूसरी तरफ लोक कला महिलाओं के हाथों से उपजी और फली फूली। आप भारत के कई हिस्सों में पाई जाने वाली लोक कलाओं को अगर देखें तो आपको यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि जब कला महिला के हाथों बढ़ी तो उसने सामाजिक जीवन के सहज पहलुओं जैसे उत्सवों, दैनंदिन कार्यकलापों को अत्यंत कोमलता और शालीनता बोध के साथ दिखाया। महाराष्ट्र की लोक कला वर्ली में आप इन्हीं विषयों की प्रधानता देखते हैं। बिहार की लोक कला मधुबनी। मधुबनी में देवताओं और पौराणिक कथाओं के चित्रण देखे जा सकते हैं, जिनमें महिला चित्रकारों ने अपने हुनर को बेहद शालीन तरीके से सुसज्जित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। हालांकि लोक कला को इधर जो प्रसिद्धि मिल रही है, उसको देखने के बाद उससे जो आर्थिक समृद्धि महिलाओं को मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें मिल पा रही है या नहीं, ये एक अलग प्रश्न है। अगर हम इस विषय पर आगे बढ़ते हुए भारत के कुछ चुनिंदा और प्रसिद्ध चित्रकारों की कला के कुछ नमूने देखें तो हम यह कह सकते हैं कि भारतीय कला के विषयों के रूप में स्त्री प्रायः मौजूद तो रही, लेकिन कम ही पुरुष कलाकार रहे जिन्होंने स्त्री पक्ष के उन पहलुओं को देखा जिसको आगे लाया जाना चाहिए था। मैं आपको कुछ प्रमुख महिला चित्रकारों और प्रमुख पुरुष चित्रकारों के कुछ चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनको आप क्रमशः अमृता शेरगिल, बी प्रभा, अर्पिता सिंह, नीलिमा शेख, अंजलि इला मेनन, नलिनी मलानी के चित्रों के द्वारा देख सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ पुरुष चित्रकारों के चित्रों को प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनमें क्रमशः राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज, चित्तो प्रसाद, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ए रामचंद्रन और
टी मुराली के चित्र प्रस्तुत कर रही है। इन सभी चित्रों के माध्यम से हम केवल अभी उनके स्त्री पक्ष के प्रति उनका दृष्टिकोण देख सकते हैं। इन सभी कलाकारों के काम और उनके स्त्री जीवन के प्रति चेतना पर मैंने विस्तार से अपने शोध पत्र पर चर्चा की है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सारगर्भित रूप से मैं यह कह सकती हूँ कि भारतीय चित्रकारों को चित्रों में स्त्री पक्ष के उस स्वरूप को सामने रखने का प्रयास करना चाहिए जो हमारी उन मान्यताओं को कमज़ोर करे जिसमें स्त्री को कामुक मुद्राओं की तथाकथित मॉडल के रूप में देखा जाता है। ऐसे चित्र और शिल्प ही मानव सभ्यता को गौरवशाली और सुसंस्कृत बना सकते हैं। मैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और विश्व रंग के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। शुक्रिया।